गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर के ऊपर। आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में, जहां पर आज हम लोग जो है पेपर आपके F8 के यूनिट 1 की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और हम लोग बेहतर तरीके से जो है बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को मेरे प्यारे बच्चे। रितिका, पूजा, गुड्डी, जी हाँ, अमृता गिरी, रुखसाना, मुस्कान, तोबी, नीतीश, प्रियंका, जया, अर्चना, उषा, आंचल, अंजलि, सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी, आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो जो आपको पीडीएफ दिया गया है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों काम कीजिए, बेस्ट रहेगा। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चे, क्लास एक दो दिन गैप रहती है, कारण क्या है, सिस्टम कभी कभी आपका एप्लीकेशन को अपडेट करती है, इसलिए दिक्कत आ जाती है। क्योंकि एप्लीकेशन हमारा नहीं है बल्कि वो पटना से ऑपरेट होता है, तो जब भी वहां पर कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको यहाँ पर क्लास कराने में दिक्कत आ जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि अब आइंदा दिक्कत होगी तो आप लोगों के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाने का मैंने प्रयास किया है कि एक ग्रुप बना लेते हैं और जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं उसको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका यूट्यूब के माध्यम से क्लास ले लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके ऊपर काम चल रहा है, संडे तक आपको बहुत सारी चीजें अपडेट आपको मिलेगा। जी हाँ, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, संडे तक आपको बहुत सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन हमारे हाथ में ना है ना आपके हाथ में, वो आपका सर्वर और डोमेन के ऊपर काम करता है। कभी कभी उसमें इशू आते हैं क्योंकि बार बार उसमें जो है गूगल या प्ले स्टोर जो होता है अपडेट लेता है, तो अपडेट लेने में आपको समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्लास आपको रेगुलर ही होंगे। जी हाँ, आप टाइपिंग नोट्स पढ़ के भी एग्जाम को निकाल सकते हैं और आप जो है यहाँ पर जो चीजें बताई जाती है उसको भी पढ़ के आप अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार से आपको दोनों पढ़ना है और दोनों को समझना है। बस ये बात जान लीजिए, केवल वो दो चीजों को पढ़ते रहिए और दोनों को बनाइए, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन के लिए अपलोडिंग में लगा हुआ है, 24 घंटे के अंदर में आपको जो है बहुत सारे पीडीएफ वीडियो वहां पर और देखने को मिलेगा। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम जो है क्लास के ऊपर चलेंगे और क्लास के दौरान हम किसी भी बच्चों से ज्यादा वार्तालाप नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हाँ, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सभी लोगों को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को आज पेपर जो है F8 की शुरुआत करेंगे और F8 पेपर की बात कर लेंगे। तो इसमें हम सभी लोगों को जो चीजें जाननी है और पढ़नी है वह यह है आपका कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के बारे में जानना है कि आखिरकार हिंदी क्यों विषय हमको बच्चों को पढ़ाना जरूरी है प्राथमिक स्तर पर, या हिंदी क्यों पढ़ना जरूरी है। तो हम एक एक करके इन सभी पॉइंट को आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, सब कुछ मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज दिया गया है, पूरे आपको 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा। पिछले 5 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा और मे भी आपको कल रात तक आपको नजर आ जाएगा। कल रात तक आपको नजर आ जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सेक्शन बना दिया है 2020, 21, 22, 23, 24 और 25, ये 5 साल का आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके ऊपर संडे को हम बातचीत भी करेंगे, समझ गए। जी हाँ, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है इसलिए ज्यादा मैं क्लास नहीं ले पाता हूं, हमारी क्लासेस ज्यादातर एप्लीकेशन के ऊपर ही चलती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर आपका F8 है, हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के बारे में जानेंगे और समझेंगे, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझेंगे। तो अब मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझिए। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, नए पुराने सारे बच्चों का। आपको परेशान होने की थोड़ा भी आवश्यकता नहीं है, बस मेरी बातों को सुनिए, समझिए, आपको हर एक पॉइंट जो है समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे टीचर आपके कॉलेज के पढ़ाते होंगे, लेकिन हम जो है, मेरा पढ़ाने का तरीका एक अलग है, तो थोड़ा सा कोऑपरेटिव रहिएगा, समझ गए। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, जो ये पेपर आपका F8 है जिसमें आपको हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के बारे में जानना और पढ़ना है,
तो हम यहां पर सबसे पहले क्या जानेंगे कि आखिरकार ये हिंदी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, और ये जो आपका शिक्षण शास्त्र होता है इसके बारे में समझेंगे, और जो ये प्राथमिक स्तर है इसके बारे में समझेंगे। पहला हम पेपर के पॉइंट को समझेंगे कि यहां पर क्या होगा, समझ गए? जी हाँ। हाँ, F7 आपका केवल अभी आपका एक एक यूनिट हुआ है, क्यों नहीं परेशान हो रहे हैं? हम अभी आपके जो है पूरे पेपर का एक एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम पेपर वाइज चलेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, एक यूनिट वाइज खत्म करते चलेंगे ताकि आपका सिलेबस सही समय पर कंप्लीट होगा। सिलेबस की चिंता नहीं कीजिएगा, समझ गए? यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हिंदी के बारे में बताइएगा, हिंदी क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोगों को पता है कि हिंदी हमारा, हिंदी जो है क्या है? हिंदी एक जो है भाषा है, जिसका प्रयोग करके, जिसका प्रयोग करके हम लोग अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी का अर्थ होता है, समझ गए? हिंदी का अर्थ होता है आपका हिंद, समझ गए? हिंद अर्थात भारत, समझ गए? भारत की भाषा, ये बातें आप समझ लीजिएगा, समझ गए? साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये शिक्षण शास्त्र कहने का मतलब लिखिएगा यहां पर कि शिक्षण शास्त्र का तात्पर्य होता है कि हम लोग शिक्षा को कैसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाए एवं मुख्य विधि गतिविधि तथा रोचक तरीके से बच्चों को शिक्षित करें। ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको यूनिट वाइज ही बता रहे हैं। हमने आपको पहले ही कहा है कि आप 12 को कॉपी खरीद लीजिए 10-10 रुपया वाला, और उसमें यूनिट वाइज करते जाइए। अभी तक आपका जो है 7 पेपर का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, ये 8वां पेपर मैं आज शुरू किया हूं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं, समझ गए? ओरिएंटेशन क्लास में मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, ओरिएंटेशन क्लास जो होता है शुभारंभ होता है। शुभारंभ कहने का मतलब है कि आपको उस दिन बैठाया जाएगा और आपको डीएलएड के बारे में बताया जाएगा, कैंडल जलाया जाएगा, सिलेबस के बारे में, भविष्य के बारे में, कैसे एग्जाम निकालना है, कैसे आगे पढ़ना है, क्या क्या करना है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि एक आपका पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, यानी खुशियों का पल। क्लियर है? जी हाँ। चलिए, ये बातें समझ गए कि हिंदी जो होता है एक भाषा है जिसका प्रयोग करके हम लोग अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। हिंदी का अर्थ जो होता है हिंद होता है, अर्थात भारत की भाषा होती है। शिक्षण शास्त्र का तात्पर्य होता है कि हम लोग शिक्षा को कैसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं एवं मुख्य विधि गतिविधि तथा रोचक तरीके से बच्चों को शिक्षित करें। साथ ही साथ ये प्राथमिक स्तर कहने का मतलब होता है, समझिएगा, ये आपका जो है प्राथमिक स्तर का तात्पर्य होता है, प्राथमिक स्तर का तात्पर्य होता है शुरुआती कक्षाएं
जैसे कक्षा 1 से लेकर 5 को 1 से लेकर 5वें वर्ग तक को प्राथमिक स्तर कहते हैं। प्राथमिक स्तर कहते हैं। ये बातें आपको यहां पर समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आपको समझ में आ गया? सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। ये बातें आपको समझ में आ गया? ये जो हमने यहां पर आपको बोला कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर, ये आपका पेपर है, तो आखिरकार हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि इस पेपर में हमें किस चीज के बारे में अध्ययन करना है, जानना है और समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस पेपर में आपको जो है हिंदी के बारे में जानना है। हिंदी के जो है बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, हिंदी से रिलेटेड आपको इसमें सब कुछ जानना है। उसका उद्देश्य क्या होता है, आवश्यकता क्या होता है, महत्व क्या होता है, बच्चे हिंदी कैसे सीखते हैं, ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे, कहानी कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनको हिंदी का ज्ञान विकसित करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आपको एक एक करके जानना और पढ़ना है। यही आपका जो है इसमें जानना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र और प्राथमिक स्तर क्या होता है। आप मुझे बताइए, यहां पर किन्हीं बच्चों को दिक्कत है क्या? आप मुझे बताइए, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत, आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। जी हाँ, यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत या समस्या मेरे प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक किसी तरह की दिक्कत या समस्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जो है क्या करेंगे कि शुरुआत करेंगे अपने यूनिट 1 की शुरुआत करेंगे। क्या है कि हम इस पेपर के जो ये आपका पेपर आपका F8 है, ये जो पेपर आपका F8 है, इसके यूनिट 1 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सभी लोगों को प्राथमिक स्तर पर हिंदी प्रकृति एवं उसके शिक्षण उद्देश्य के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी, उसके प्रकृति क्या होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में, जी हाँ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें जानना क्या है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी क्या होता है वो समझेंगे, हिंदी की प्रकृति क्या होती है, उसका शिक्षण उद्देश्य क्या होता है, हम एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिएगा कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी, देखिएगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी, सबसे पहले आप इस पॉइंट को समझिएगा कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी कहने का तात्पर्य क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी का तात्पर्य यह है कि जब बालक जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपनी मातृभाषा को जानता एवं सीखता है, जिसके बाद वह बाल्यावस्था में प्रारंभिक शिक्षा लेना शुरू करता है, जहां उसे एक मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण स्वरूप विद्यालय में शिक्षक द्वारा बच्चों के
मातृभाषा को आधार बनाकर उन्हें अन्य भाषा एवं हिंदी भाषा के तरफ बढ़ाया जाता है, जिससे वह हिंदी भाषा की समझ विकसित कर सके, भाषा की समझ विकसित कर सके तथा प्रारंभिक स्तर पर हिंदी विषय से तथा भाषा से अवगत हो सके। इतनी सारे पॉइंट आपको यहां पर लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये आपको हमने यहां पर बेहतर तरीके से आपको बता दिया। जी हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो का डाउनलोड ऑप्शन एप्लीकेशन में नहीं है, उसके लिए बहुत जल्द आपको बात किया जा रहा है, वो भी आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो भी आपको दिया जाएगा। जैसे यहां पर क्या है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी का तात्पर्य यह होता है कि जब बालक जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपने मातृभाषा को जानता, वो सीखता है, जिसके बाद वो बाल्य अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा लेना शुरू करता है, जहां उसे एक मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण स्वरूप विद्यालय में शिक्षक द्वारा बच्चों के मातृभाषा को आधार बनाकर उन्हें अन्य भाषा एवं हिंदी भाषा की तरफ बढ़ाया जाता है, जिससे वह हिंदी भाषा की समझ विकसित कर सके तथा प्रारंभिक स्तर पर हिंदी विषय तथा भाषा से अवगत हो सके। उसी को हम लोग जो है कहते हैं प्रारंभिक स्तर पर हिंदी, यानी शुरुआती अवस्था में बच्चों को हिंदी के बारे में समझाना, जानना, यह एक बहुत ही कठिन जो है जटिल कार्य होता है, जिसमें शिक्षक और बच्चे जो होते हैं काफी महत्वपूर्ण। जी हाँ, अरे बउआ आप काहे परेशान होते हैं? आपका एडमिशन जो है जनवरी फरवरी तक हुआ है, तो काहे परेशान हो रहे हैं? सिलेबस का टेंशन मत ना लीजिए। सिलेबस का टेंशन बोलिएगा तो 1 महीना में कंप्लीट करवा देंगे। 1 महीना में सिलेबस पढ़िएगा, बोलिए 1 महीना में सिलेबस पढ़िएगा। मुन्ना कुमार बोल रहे हैं कि सर जुलाई में फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा। नहीं होगा, जुलाई में नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, अगस्त तक जाएगा। होगा भी तो टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मई जून जुलाई अभी 3 महीना है, 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इस महीने भर दिक्कत होगी, आपका 1 अप्रैल से कोई क्लास में दिक्कत नहीं है कि लगातार क्लास से चलेगी, और बहुत जल्द क्लास का शेड्यूल हम एक और बढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना, अभी आपका तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो एग्जाम कैसे होगा? काहे परेशान होते हैं? नहीं ना परेशान होइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यह आपका सब सीटेट में भी काम आएगा। आप परेशान मत होइए मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए अभी आपका नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है। हाँ, एग्जाम आपका जून जुलाई अगस्त तक होता है, ये माना जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड है ना, आप लोग डीएलएड में एग्जाम लिए हैं तो चिल्लाएं कभी कि सर जी हम तो फॉर्म भरे 2024-25 में, एग्जाम हुआ 26 में एडमिशन हुआ है, 1 साल तो इसे ही बैठा दिया। तो थोड़ा सा कोऑपरेटिव रहिए, थोड़ा सा समझदार बनिए, आप उसके लिए परेशान मत होइए। सिलेबस काम करना मेरा काम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद आप बोल सकते हैं जितना बोलना होगा, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तब ना, अभी शुरू हुआ है, अभी ये चिल्लाने लगे तो अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, आपको हम बता दें जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो चीजें आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और आपको अगर तेजी में पढ़ना है तो हम कहला इतना लिख के पढ़ाएंगे। हम बोलिए एक जो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि अगर हमको सिलेबस से कंप्लीट करवाना रहता तो हम कहला इतना लिख के पढ़ाएंगे, काहे नहीं? हम ऑलरेडी यहाँ पर लिखल 2-4 पॉइंट लाएंगे, ओकरे समझा देंगे, हाली हाली स्लाइड को बढ़ा देंगे, तो पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। ऐसा पढ़िए जो जीवन में कभी याद रखिए कि हमने अभिषेक आनंद सर से पढ़ाई किया था, और केवल आप नहीं पूरा बिहार में घूम लीजिए। 5 साल हो गए लगभग पढ़ाते हुए मुझे डीएलएड, लगभग हजार नहीं लाख बच्चा तो पढ़िए लिया होगा, और अभी भी पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चों पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, सिलेबस कंप्लीट करना मेरा काम है। सिलेबस से ज्यादा हमको टेंशन होना चाहिए ना कि मेरा बच्चा का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हो जाएगा, एकदम अच्छा से होगा। बस थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेटिव रहिए और बहुत जल्द होगा।
बीच में हम स्लाइड का प्रयोग करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब अंग्रेजी आएगा तो वहां पर लिखेंगे तो नहीं, वहां पर आपको स्लाइड के माध्यम से बताएंगे। कुछ कंप्यूटर के पार्ट आएंगे, उपकरण आएंगे तो वहां पर बताएंगे। तो आप परेशान मत होइए, कंप्यूटर भी पढ़ना है, कला भी पढ़ना है, सब कुछ हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक लेवल से। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गया प्राथमिक स्तर पर हिंदी के बारे में। जी हाँ, ये पढ़ने से आपका सीटेट का 70% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एकदम स्पष्ट। अगर ये चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, अगर अच्छा से डीएलएड पढ़ लीजिएगा तो 60 से 70% सीटेट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप पढ़ के देखिए और सीटेट में जाइए, आप क्वेश्चन वहां पर बनेगा आपसे। और सीटेट का बैच बहुत जल्द आने वाला है, इस महीना के 1 जनवरी को, एक आपका जो है अप्रैल तक आ जाएगी, तो आप लोग परेशान मत हुई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बातें समझ गए प्राथमिक स्तर पर। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी कहने का मतलब क्या है। हम सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो वहां पर एक मानक भाषा होता है। हमारे बिहार की बात कर ले या हम भारत की बात कर ले, भारत हमारा जो है हिंदी वाली मतलब प्रदेश वाली भाषा है, हिंदी हमारे यहाँ ज्यादा बोली जाती है। हम सभी लोग अगर एक सवाल पूछेंगे कि हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा है क्या, तो नहीं है। जवाब क्या आता है कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश का केवल जो है राजकीय भाषा है, कार्यकारी भाषा, यानी प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा है और अपने अपना जो है कार्यकाजी होमवर्क भाषा है। और हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बेसिकली सवाल पूछ लिया जाए कि अगर हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा है क्या, तो नहीं है। जवाब क्या देंगे कि हमारे देश का कोई भी भाषा नहीं है। यह बात जान लीजिएगा, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज जो है नहीं है। क्लियर है? जी हाँ, सब होगा, सब कुछ बताया जाएगा। चलिए, ये बातें समझ गए। प्रकृति एवं उसके शिक्षक उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो ये बातें आप सब समझ गए, तो हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे और एक एक करके हम सबसे पहले जानेंगे। अब हमने ये जान लिया तो हमारे बीच में एक भाषा आ गया। अब हमारे बीच में क्या आ गया? हिंदी आ गया, हिंदी भाषा आ गया। तो अब इसको समझेंगे। देखिए, अब हम सभी लोगों को मालूम है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर हम हिंदी की बात कर लेंगे तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारा एक जो है विषय है। यह क्या है? हमारा एक विषय भी है और एक हमारा जो है भाषा भी है। समझ गए? एक भाषा भी है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, और हिंदी की बात कर लेंगे, हिंदी की बात कर लेंगे या भाषा की बात कर लेंगे। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, या हम यहां पर भाषा की बात कर लेंगे। तो हम सभी लोगों को मालूम है कि हिंदी का क्या है? हिंदी आपका जो है एक भाषा है। हिंदी का अर्थ होता है, अर्थ हिंद होता है, हिंद होता है, जिसका जिसका मतलब जो होता है भारत, भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा। समझ गए? वहीं पर भाषा की बात कर लेंगे तो आप लिख लीजिएगा, भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है, माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने भावों तथा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। समझ गए? आदान प्रदान करते हैं। अभी अगर भाषा की बात कर लेंगे तो भाषा का जो है मुख्य 2 प्रकार है। भाषा के मुख्य 2 प्रकार हैं। अब ये मुख्य 2 प्रकार में आपके कौन कौन से आते हैं? एक आपका जो होता है लिखित भाषा, एक आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप लिखिएगा क्या? तो मौखिक भाषा। इसके बारे में हमने आपको क्लास में बताया था, मौखिक भाषा। और दूसरा आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका लिखित भाषा। अगर इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बउआ, तो ये जो आपका भाषा के 2 प्रकार होते हैं, तो मौखिक भाषा यानी कि मुख से बोली जाने वाली भाषा, मुख से बोली जाने वाली भाषा। ये लिखित भाषा यानी कि लिखित रूप से व्यक्त किए जाने वाली भाषा, किए जाने वाली भाषा, इसी को हम लोग कहते हैं। तो सवाल हमारा यहां पर एक एक चीज है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, हमको याद है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे,
तो ये आपका हिंदी हो गया, भाषा हो गया। अब हमें जानना क्या है कि हमें जो है प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, शुरुआती अवस्था की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक स्तर पर बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए हम यहां पर क्या जान रहे हैं, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी, यानी कहने का मतलब है कि शुरुआती कक्षाएं में हिंदी की समझ क्यों जरूरी है, तथा बच्चों को हम लोग हिंदी विषय से कैसे जोड़े व पढ़ाए। यही मतलब इसका होता है कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदी कहने का मतलब है कि शुरुआती कक्षा में हिंदी की समझ क्यों जरूरी है, और आपके जो है हम लोग बच्चों को हिंदी विषय से कैसे जोड़े और कैसे उसके बारे में ज्ञान बताए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों का एग्जाम मेरे प्यारे बच्चे अगस्त महीने में होगा, अगस्त महीने तक जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, बताया जाएगा, सब कुछ बताएंगे। जी हाँ, तो ये बातें आप समझ गए, जी हाँ। यहां तक आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक आपको क्लियर है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि बच्चों की दुनिया में हिंदी क्यों जरूरी है और कैसे आता है। समझ गए ना, बच्चों की दुनिया में हिंदी क्यों जरूरी है और कैसे आता है। इससे पहले हम आपको एक जरूरी डायग्राम बना देंगे, जैसे देख लीजिए यहां पर क्या है, समझिएगा, डायग्राम के माध्यम से समझिए। समझ गए, आप बना भी सकते हैं एग्जाम में इसको, तो डायग्राम के माध्यम से समझिए। यहां पर एक बालक है, समझ गए, ये क्या हुआ, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जो है माता पिता के पास रहता है, माता पिता परिवार के पास रहेगा। अब यहां पर वो जो है क्या सीखेगा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चे वो मातृभाषा सीखेगा। यहां पर क्या सीखेगा, तो वो मातृभाषा सीखेगा। समझ गए, और जैसे वो जैसे याद रखिएगा, जैसे वो शुरुआती शिक्षा लेगा, तो वो जो है अपने घर एवं परिवार वालों से लेगा। लेकिन एक बात तो जान गए कि जैसे वो प्रारंभिक नहीं, जैसे वो जो है क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा लेगा। तो प्राथमिक स्तर कहने का मतलब क्या होता है, क्लास 1 से लेकर 5 तक, क्लास 1 to 5। अब मान लीजिए कि बच्चा जब क्लास 1 में रहेगा, तो अब वो कहाँ जाएगा, तो अब वो स्कूल जाएगा। कहाँ जाएगा, वह स्कूल जाएगा। समझ गए ना, अब वो स्कूल जाएगा, तो हम सभी लोगों को पता है कि यह जो स्कूल होता है इसका एक मानक भाषा होता है। क्या होता है, स्कूल का एक मानक भाषा होता है, मानक भाषा होता है। और वो मानक भाषा क्या होता है, तो आपका स्कूल जो होता है हिंदी मीडियम होता है, नहीं तो आपका अंग्रेजी मीडियम होता है। तो मान लीजिए भाई कि अंग्रेजी मीडियम तो थोड़ा सीखने में दिक्कत होगा, लेकिन कम से कम बच्चा को हिंदी तो आना चाहिए। तो इस हिंदी को सिखाने के लिए क्या किया जाता है कि विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के, समझिएगा, बच्चों के मातृभाषा को क्या करते हैं, बच्चों के मातृभाषा को आधार बनाते हैं। मातृभाषा को जो है मेरे प्यारे बच्चे आधार बनाकर उनको हिंदी विषय का, हिंदी जो है सब्जेक्ट का या भाषा का क्या करते हैं, तो ज्ञान देते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो ज्ञान देते हैं। समझ गए, ये आपका प्रोसेस है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, आपका एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे जो है हिंदी को जानते हैं, या प्राथमिक स्तर पर हिंदी बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो मानक विषय में विद्यालय का ज्ञान को अर्जन कर सके हम सभी लोगों को। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे,
क्लियर है ना, ये बातें आप समझ गए। ये आपका एक डायग्राम है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि बच्चा जन्म लिया, मातृभाषा सीखा, अपने घर परिवार में रहा, वहां पर जब ज्ञान शुरुआती किया, प्राथमिक स्तर पर जब शिक्षा लेने गया तो स्कूल जाएगा, स्कूल में एक मानक भाषा होगा, हिंदी हो इंग्लिश हो, तो शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों के मातृभाषा को आधार बनाएंगे, आधार बना के उनको हिंदी विषय के बारे में बताएंगे। तो ये जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक आपका पूरा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम बच्चों को हिंदी मतलब हिंदी सिखाते हैं या बताते हैं। तो अब ये समझ में आपको आ गया मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, अब ये मेरी बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो है जानेंगे बच्चों की दुनिया में हिंदी के बारे में, कि बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे आती है या कैसे काम करता है। तो अगला मेरा पॉइंट रहेगा बच्चों के दुनिया में देखिए, बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे आता है ये बातें समझिए। बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे आता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि आखिरकार बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे आता है। तो बच्चों का दुनिया कहने का मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो होता है क्या होता है, वह जो है अपने आस पड़ोस में मातृभाषा को सीखता है, सामाजिक भाषा सीखता है, उसके बाद विद्यालय जाता है। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए, फिर इसको हम लिखा देंगे। तो देखिए बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर लिख लीजिएगा, जन्म हुआ। देखिए कैसे समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप, समझ गए ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद जो है मातृभाषा को सीखेगा, क्या करेगा, अनुकरण करके, देखिएगा जन्म लेने के बाद जो है अनुकरण करके, नकल करके, देख करके, ये क्या करेगा, अनुकरण करके, नकल करके, देख करके मातृभाषा तथा अपने पारिवारिक भाषा को सीखेगा। पारिवारिक भाषा को क्या करेगा, सीखेगा। उसके बाद जब वो शुरुआती शिक्षा लेने के लिए, शुरुआती शिक्षा लेने के लिए जब वो विद्यालय जाएगा, जब वो विद्यालय जाएगा तो विद्यालय में क्या करेंगे, टीचर जो होंगे, शिक्षक जो होंगे, उनको क्या करेंगे, मातृभाषा का आधार बनाएंगे, मातृभाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा, अन्य भाषा एवं हिंदी के तरफ मुख मोड़ेंगे, मतलब कि हिंदी के तरफ मोड़ेंगे, हिंदी के तरफ मोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, बच्चों की दुनिया में हिंदी आ जाएगी, बच्चों की दुनिया में हिंदी आ जाएगी। तो ये बातें आप समझ गए, ये बातें आप समझ गए, क्लियर बाबू, ये बातें आप समझ गए कि बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे आती है। इतनी सारी पॉइंट आपको क्लियर है। अब इसको हम लिखवाएंगे, आप पहले ये बातें समझ लीजिए। जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चे, आपको याद तो करना पड़ेगा ना, याद तो करना पड़ेगा। अब कैसे याद कीजिएगा, अब तो सिलेबस है और सिलेबस में दिया हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए इसमें याद करने के लिए नहीं है, साइकोलॉजी जो है रटने का चीज़ नहीं है, साइकोलॉजी समझने का चीज़ है। आप समझ जाइएगा तो 20 पन्ना याद हो जाएगा, 50 पन्ना याद हो जाएगा, और नहीं समझिएगा तो 1 पन्ना याद करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। समझ गए ना, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये आपका क्लास 8, 9, 10, 11, 12, बीए, ग्रेजुएशन कहीं नहीं पढ़ना है। ये सब आपको जो है साइकोलॉजी है, जो कि मनोविज्ञान है, बच्चों के दशाओं के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो ये आपका है। समझ गए, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग जो है बात करेंगे बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे आता है, तो इसके बारे में समझिएगा। वो तो आपका डायग्राम था, यहां पर लिखिएगा बच्चों के दुनिया में हिंदी। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों के
दुनिया में हिंदी का तात्पर्य होता है कि बच्चे बच्चे हिंदी भाषा को कैसे सीखते हैं तथा जानते हैं एवं अपने उपयोग में लाते हैं। समझ गए? ये लिख सकते हैं कि बच्चों की दुनिया में हिंदी का तात्पर्य होता है कि बच्चे हिंदी भाषा को कैसे सीखते हैं तथा जानते हैं, कैसे सीखते हैं तथा जानते हैं एवं अपने उपयोग में लाते हैं। साथ ही साथ लिखेगा कि बच्चों की दुनिया में हिंदी विभिन्न तरीके से आते हैं, जैसे अनुभव के माध्यम से, नकल एवं देख करके, बातचीत के माध्यम से, आसपास के वातावरण के माध्यम से, विद्यालय एवं शिक्षक के माध्यम से, यानी कि इन सभी चीजों के माध्यम से आता है। जी हाँ, ऋतु कुमारी। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है। आप लोग ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग ACP1 के दौरान जब स्कूल में आप ट्रेनिंग लेने जाइएगा, आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। समझ गए? क्लियर है बाबू? यहां तक किन बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? अब यहां पर हम समझेंगे कि बच्चे की दुनिया में हिंदी आने की 4 विधि है। अब वो कैसे है देखिएगा। ये बातें आप समझ गए कि अनुकरण के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, नकल करके, बातचीत करके, आस पड़ोस के वातावरण के माध्यम से और विद्यालय एवं शिक्षक के माध्यम से। समझ गए? इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चों के पास, बच्चों की दुनिया में हिंदी आ जाती है, क्योंकि बच्चे जो है अपने आस पड़ोस सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। खेल कूद के माध्यम से भी आता है। आप लिख सकते हैं अनुभव के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से। यहां पर ये भी लिख सकते हैं खेल कूद के माध्यम से। अब बच्चे जब खेलने जाएंगे तो वहां पर मान लीजिए कि हिंदी भाषी लोग होंगे, हिंदी भाषी बच्चे होंगे, तो जब वो खेलेंगे तो आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उससे भी क्या होगा कि उनका जो बोलने का तरीका रहेगा, लहजा रहेगा, वो आदान प्रदान होगा, तो उससे भी बहुत सारी चीजें वो जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये बातें समझ में आ गया, बच्चों की दुनिया में हिंदी। अब हम इसमें जो है जानेंगे कि बच्चों की दुनिया में हिंदी जो है कैसे क्रम में आता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जी हाँ, नहीं बाबू, अभी स्पॉट एडमिशन चल ही रहा है, अभी स्पॉट एडमिशन चल ही रहा है। आइए अब यहां देखिएगा कि बच्चों की दुनिया में, बच्चों की दुनिया में हिंदी इन 4 माध्यमों से
आते हैं। अब देखिएगा, हम सभी लोगों को मालूम है कि हिंदी भाषा सीखने के लिए आपको 4 बेसिक स्किल यानी कि कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। और वो 4 बेसिक स्किल्स क्या है वो समझिएगा। तो वो आपका होता है सुबोपाली। सुबोपाली, जिसको हम लोग बोलते हैं सुबोपाली। और ये सुबोपाली कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी हमें भाषा को सीखना है या किसी भी जो है सब्जेक्ट का ज्ञान अर्जन करना है तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, सुबोपाली का प्रयोग करना पड़ेगा। और सुबोपाली का मतलब जो होता है वो समझिएगा। तो सु का मतलब होता है सुनना, बो का मतलब होता है बोलना, प का मतलब होता है पढ़ना, और ली का मतलब होता है लिखना। यानी कह सकते हैं कि इन 4, यहां पर नंबर भी लिख दीजिए, 1 2 3 और ये 4, इन 4 माध्यमों के माध्यम से, इन 4 के सहयोग से कोई भी व्यक्ति या बालक किसी भी भाषा एवं विषय के ज्ञान को आसानी तरीके से समझ एवं सीख सकता है। यानी मेरे प्यारे बच्चे, हमने जो यहाँ पर आपको बताया कि बच्चों की दुनिया में हिंदी इन 4 माध्यमों से आती है। सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए या किसी भी विषय को सीखने के लिए हमें 4 बेसिक कौशल आवश्यकता पड़ती है। वो आपका जो होता है सुबोपाली होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी अगर बच्चों को अपने दुनिया में अगर हिंदी को जानना है, सीखना है, पढ़ना है या जानना है, तो इसके लिए ये 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी कि उसे सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तभी जाकर जो है वो क्या कर सकता है, मिल जाएगा, डलवा दिया जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बोर्ड पीडीएफ डलवा दिया जाएगा, मिल जाएगा, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा बोर्ड पीडीएफ, बहुत जल्द आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये 4 स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है बच्चों की दुनिया को हिंदी सीखने के लिए। समझ गए? तो यहां तक आपको क्लियर है? ये बातें आपको समझ में आ गया? ये बातें आपको समझ में यहां तक आ गई मेरे प्यारे बच्चे? आप लोग जवाब दीजिए। ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे मित्र? मुझे जवाब दीजिए। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर समाप्त करेंगे और बाकी कल की क्लास में हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। कल जब हम क्लास में आएंगे तो इस यूनिट को समाप्त करेंगे, जितने भी, या एक और क्लास, 3 क्लास इसमें लगेगी, 2 क्लास में नहीं हो पाएगा, तो 3 क्लास लगेगी। तो आज आपकी पहली क्लास में, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर आपके दिमाग से उड़ जाएगा, इसलिए आज की क्लास में जितनी भी चीजें आपको बताया गया है, जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर समझाया गया है, इन बातों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा। और कल हम इसमें जो है इसके उद्देश्य के बारे में, इसकी आवश्यकता के बारे में, इसके महत्व के बारे में कल के क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं, और जब हम कल आएंगे तो कल हम केवल इसके आवश्यकता, महत्व, अवधारणा और भी जो है मुख्य पॉइंट आपका है एनसीएफ और बीसीएफ कैरिकुलम के ऊपर बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या होता है और बीसीएफ क्या होता है, और उनमें हिंदी विषय को लेकर या हिंदी विषय को कैसे पढ़ाना है उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, 2 आपका पाठ्यचर्या है, एक आपका जो है एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है,
और दूसरा आपका BCF है, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 है। इन दोनों ने क्या किया है कि बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ाना है या बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे लाना है उसके तौर तरीके को बताया है। तो कल की क्लास में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा अगर आपके पास स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया गया हो, नहीं तो कल जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे बच्चों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, मुस्कान, रितु, अमृता, रुखसाना, मनीषा, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम आपके जो है पेपर आपके A-FET की शुरुआत किए थे कल की क्लास में, और आज हम उसके आगे की बात करेंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रियंका, मनीषा, अमृता, जी हाँ, राजवीर, वीरेंद्र कुमार, सभी का स्वागत है। आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 घंटे से जो है बारिश हो रही है। बट खैर कोई बात नहीं, आपकी क्लास होगी। अगर बीच में अगर लाइट की प्रॉब्लम आती है तो फिर क्लास थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश है। जी हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, रेखा, सभी का स्वागत है। किरण, मुस्कान, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कल के क्लास में हमने सपना सिंह, लक्ष्मी, अर्चना, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का जवाब कमेंट आ रहा है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग आ जाइए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं आपको बता दूं कल के क्लास में हमने हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के बारे में शुरू किया था, जहां पर हमने हिंदी के बारे में, शिक्षण शास्त्र के बारे में और प्राथमिक स्तर के बारे में जाना था, समझा था। उसके बाद हमने जो है प्रकृति स्तर पर हिंदी के बारे में बात किया था कि प्राथमिक स्तर पर या प्रारंभिक स्तर पर हिंदी क्या होता है। फिर हमने हिंदी के बारे में बताया था, भाषा के बारे में बताया था, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी कैसे सीखी जाती है इसके ऊपर बात किया था। और एक बच्चा जो होता है अपने दुनिया में हिंदी को कैसे लाता है, इसके ऊपर भी हमने बात किया था कि वो किस एंगल से उसके मतलब कि अनुभव में, उसके जीवन में हिंदी का संकल्पन आता है, इसके ऊपर भी बात किया था। बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे आता है, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया था। बच्चों की दुनिया में हिंदी और कैसे आपका आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था।
और बच्चों की दुनिया में हिंदी इन 4 माध्यमों से आता है। सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 बेसिक स्किल्स के ऊपर हमने बात किया था। तो इतनी सारी बातें हमने आपको बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आज जी हाँ, आज थोड़ा सा लाइट और आंधी और बारिश थोड़ा आया हुआ है। अभी भी मौसम बाहर खराब है, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। जी हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, चलिए किरण कुमारी बोल रही है पत्थर गिर रहा है, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है आज अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हिंदी भाषा की प्रकृति एवं प्रारंभिक स्तर पर हिंदी की समझ के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है क्या बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा और मेरी बातों को समझिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो आज की जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी भाषा की प्रकृति। देखिएगा, हिंदी भाषा की प्रकृति के बारे में हम लोग बात करेंगे। हिंदी भाषा के प्रकृति के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेचर ऑफ, क्या होगा, नेचर ऑफ हिंदी, यानी कि लैंग्वेज, नेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। समझ गए सभी प्यारे बच्चों को? राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। हम लोग जो है हिंदी के प्रकृति के बारे में बात करेंगे और यहां पर आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि हिंदी भाषा की प्रकृति निम्नलिखित होती है। निम्नलिखित जो है मेरे प्यारे बच्चे होती है, जैसे आप लिखिएगा पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, मैं आपको पॉइंट वाइज करा रहा हूं। जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों को कल, मैं समझ रहा हूं कल आप लोगों का ईद है, ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चे एडवांस में। और कल खूब सारा मतलब प्यार बांटे, खुशियां बांटे, सबके साथ मिलजुल कर बेहतर तरीके से ईद को मनाइए। हमारा भी एक मित्र है, मुझे बुलाता है हमेशा ईद पर, तो मैं भी कल जाऊंगा ईद मनाने, तो परेशान मत होइए। ओके, जी हाँ, चलिए ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखेगा हिंदी जो है संप्रेषण का माध्यम होता है। संप्रेषण का माध्यम होता है, ये पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा हिंदी रचनात्मक होता है। हिंदी भाषा परिवर्तनशील होता है। ये सब आपका क्या है, हिंदी की प्रकृति है। जी हाँ, स्नेहा भारती आपका भी नाम लिया जा रहा है, जिया कुमारी, मुस्कान आर्या, जी हाँ, हीरालाल कुमार, सबका नाम लिया जा रहा है, सबका कमेंट शो कर रहा है सबको। अब ढेर सारी शुभकामनाएं ईद की। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी भाषा की जो प्रकृति होती है वो आपका क्या होता है, निम्नलिखित होता है। जैसे कि हिंदी जो होता है संप्रेषण का माध्यम होता है। हम हिंदी भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, यानी कि अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं। हिंदी जो होता है रचनात्मक होता है। हिंदी भाषा के माध्यम से या हिंदी के माध्यम से हम लोग बहुत सारी रचनाएं करते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ हिंदी भाषा जो है परिवर्तनशील होता है। आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चे कि हर एक मील के दूरी पर, हर 10 किलोमीटर की दूरी पर, या मील बोलिए, कुछ मील की दूरी पर क्या होता है, वहां का वानी और पानी दोनों बदल जाता है। अगर आपको ऐसा नहीं नजर आता है तो आप क्या कीजिएगा, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, संप्रेषण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे मुस्कान कुमारी, अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करना। यानी अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो अभी हम जो है संप्रेषण कर रहे हैं, यानी कि हम अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यही आपका संप्रेषण है, मेरा संप्रेषण है। और आपके कमेंट को देखकर हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, ये आपका संप्रेषण है। मेरे प्यारे बच्चे, रितिका भारती, सभी का स्वागत है। जी हाँ,
सबको मैं देख पा रहा हूं, सबको मैं सुन पा रहा हूं। क्लियर है? तो ये बातें समझ गए। हिंदी संप्रेषण का माध्यम होता है। संप्रेषण कहने का मतलब होता है अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करना। हिंदी रचनात्मक होता है, हिंदी के माध्यम से कई सारी रचनाएं कृति की जाती है। साथ ही साथ हिंदी भाषा जो है परिवर्तनशील होता है, यानी कि हर कुछ मील पर, हर कुछ दूरी पर क्या होता है, वहां का जो पानी होता है, वहां का जो वाणी होता है, दोनों आपका क्या कर जाता है, बदल जाता है। ये बात आप जानते होंगे, ये बात आप लोग जो है जानते होंगे। लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी, हिंदी लिखिएगा। हिंदी सीखने के लिए हिंदी ऐसे लिख लीजिएगा इसको, हिंदी भाषा कौशल आधारित होता है, कौशल आधारित होता है। और वो 4 कौशल होते हैं आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना और आपका लिखना। ये 4 आपके जो है कौशल होते हैं, इसके बारे में लिख लीजिएगा। 5वां पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे लिखिएगा। जी हाँ, हिंदी अभिव्यक्ति विचारों का माध्यम होता है। हिंदी भारत की महत्वपूर्ण मानक भाषा है। समझ गए? ये सारी बातें लिखिएगा। हिंदी जो है संप्रेषण का माध्यम होता है, हिंदी जो होता है रचनात्मक होता है, हिंदी भाषा जो है परिवर्तनशील होता है, हिंदी भाषा जो है कौशल आधारित होता है, हिंदी अभिव्यक्ति विचारों का माध्यम होता है, हिंदी जो है भारत की महत्वपूर्ण मानक भाषा होता है। जी हाँ, सब कुछ बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। कुछ काम जो है एप्लीकेशन में बचा हुआ है, आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपको जो है वीडियो अरेंज कर दिया जाएगा। बस 1-2 दिन और समय दे दीजिए, अरेंज हो रहा है। आपने देखा होगा एप्लीकेशन में बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, गुंजन कुमारी, ये बातें समझ गए। हिंदी भाषा की प्रकृति के बारे में समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक क्लियर है? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना, मुझे बता दीजिए। यहां तक आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक क्लियर है? मुझे आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझेंगे। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का स्वागत है। खुशी कुमारी, अर्चना कुमारी, प्रियंका। चलिए अब हम लोग जो है हिंदी भाषा के आवश्यकता एवं महत्व के बारे में समझेंगे। जी हाँ, हिंदी भाषा के हिंदी भाषा की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में समझेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा की आवश्यकता एवं महत्व काफी निम्नलिखित है। आप लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा के आवश्यकता एवं महत्व काफी ज्यादा है। जैसे आप लिख सकते हैं, पहला, हिंदी संप्रेषण का माध्यम है। दूसरा आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे,
हिंदी राष्ट्रीयता की एकता हिंदी राष्ट्रीयता की एकता में योगदान देती है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे महत्व आप लिख सकते हैं। हिंदी भाषा शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान। हिंदी भाषा का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, दिया है। चलिए अब बताइए तो क्या साउंड आ रहे हैं, कितने समय से दिक्कत आ रही थी बताइए तो। चलिए अब यहां पर आवाज आ रहा है, मुझे आप लोग जवाब दीजिए। अब बताइएगा, आवाज आ रहा है? थोड़ा सा बैटरी खत्म हो गए होंगे। अब आवाज आ रहे हैं? आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। वो क्या है ना कि इसमें माइक में जो है बैटरी रहती है, कुछ समय में खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं, मैंने चेंज कर लिया। जी हाँ, यस सर, आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। मेरा कहने का मतलब है हिंदी संप्रेषण का माध्यम है। हिंदी जो है राष्ट्रीयता की एकता में योगदान देती है। हिंदी भाषा का शिक्षा में मतलब महत्वपूर्ण स्थान है। अपने विचारों एवं सभ्यताओं को आदान प्रदान करने में मदद करती है हिंदी। रोजगार में मदद करता है हिंदी आपकी भाषा। और आपकी जो है हिंदी जो है शिक्षा और विकास का आधार है। हमारे देश में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है और हिंदी जो है हमारे देश के विकास में और शिक्षा के आधार बना जाता है, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग जो है बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं, पहचानते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया कि हिंदी भाषा में आवश्यकता है, महत्व क्या है, हिंदी भाषा की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। ये बातें आप समझ गए? मुझे बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ, जी हाँ। चलिए अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जहां पर आपका टॉपिक आएगा वो समझिएगा। जो ये आपका टॉपिक क्या आएगा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कि प्राथमिक स्तर की हिंदी की समझ। समझ गए? प्राथमिक स्तर की प्राथमिक
प्राथमिक स्तर की हिंदी की समझ, ये आपका टॉपिक है कि हिंदी की समझ। अब इसको ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चे कि प्राथमिक स्तर की हिंदी की समझ के बारे में हम जानेंगे कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी विषय में कैसे अपने समझ को विकसित करते हैं, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो समझिए मेरे प्यारे बच्चे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी की समझ विकसित कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है। तो यहां पर समझने का फेर है, आप समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि प्राथमिक स्तर की हिंदी की समझ काफी लचीला होती है, काफी लचीला होती है, क्योंकि बच्चे सही तरीके से इस अवस्था तक हिंदी भाषा को ग्रहण नहीं करते, लेकिन वह बहुत सारे शब्दों को सीखने लगते हैं, जिसके बाद शिक्षक उसे आधार बनाकर बच्चों को भाषा के तरफ अग्रसर करते हैं तथा व्याकरण संबंधित चीजों को भी बताते हैं, ताकि बच्चे धीरे धीरे भाषा की समझ को विकसित कर सके। ये सारे पॉइंट आपको यहां पर लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्र। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना रहा हूं, उस ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर देंगे, सारी समस्याएं वहां पर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर ये है प्रारंभिक स्तर की हिंदी की समझ के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर है प्रारंभिक स्तर की हिंदी की समझ काफी लचीला होती है, क्योंकि बच्चे सही तरीके से इस अवस्था तक हिंदी भाषा को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन वह बहुत सारे शब्दों को सीखने लगते हैं, जिसके बाद शिक्षक उसे आधार बनाकर बच्चों को भाषा की तरफ अग्रसर करते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ व्याकरण संबंधित चीजों को बताते हैं, ताकि बच्चे धीरे धीरे भाषा की समझ को विकसित कर सके और इस अवस्था तक बच्चों के पास जो है हिंदी भाषा का ज्ञान जो है आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझना होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, आपको समझना होगा। तो ये बातें आप समझ गए, मुझे आप लोग जवाब दीजिए। क्या ये बातें आप समझ गए, मुझे आप लोग जवाब दीजिए। जी हाँ, क्या ये बातें आप समझ गए, मुझे जवाब दीजिए। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या है ना कि सोमवार तक आपको जो है अपडेट मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, काम चल रहे हैं। बहुत जल्द एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा और आप लोगों को एक ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, आपको कमेंट में उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत जल्द हम आपको बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा मेरे प्यारे बंधु। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं
जहां से आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा, यहां से आपका सवाल आएगा ही आएगा। ये बातें आप जान लीजिएगा कि यहां से आपका सवाल आएगा ही आएगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, हिंदी के संदर्भ में हम बात करेंगे। जी हाँ, यहां पर देखिएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हिंदी के संदर्भ में। अब यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पर जो है क्या है, ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मतलब समझेंगे, समझ गए। उसके बाद जो है यहां पर जो है हिंदी के संदर्भ में इसके बात करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा राष्ट्रीय कहने का मतलब, एक एक चीजों को पहले समझते हैं फिर हम इसके बारे में समझेंगे। राष्ट्रीय कहने का मतलब क्या होता है, पाठ्यचर्या का मतलब हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे। और यहां पर आपका रूपरेखा क्या है इसके बारे में बताएंगे, हिंदी क्या है इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे, समझ गए ना। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहां देखिएगा राष्ट्रीय कहने का मतलब है जो राष्ट्र के लिए किया गया कार्य हो। मतलब राष्ट्रीय का तात्पर्य होता है संपूर्ण देश। पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है, पाठ्य प्लस चर्या इज इक्वल टू पाठ्यचर्या। समझ गए। लिखिएगा पाठ्यचर्या का अर्थ होता है पढ़ने पढ़ाने योग चर्या, अर्थात सिलेबस बोल सकते हैं, अर्थात जो है सिलेबस बोल सकते हैं। वहीं पर रूपरेखा कहने का मतलब है, रूपरेखा का तात्पर्य होता है सिलेबस का स्ट्रक्चर, सिलेबस का स्ट्रक्चर। हाँ बाबू, पढ़ने पढ़ाने योग्य सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। यहां पर हिंदी की बात कर लेंगे, हिंदी का अर्थ होता है हिंद यानी भारत की महत्वपूर्ण एक भाषा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। मुझे आप लोग जवाब दीजिए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया? जी हाँ, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब इसको हम समझेंगे हिंदी के संदर्भ में, और सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या है। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बातें आपको समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? जवाब दीजिए यस सर। बहुत बढ़िया, प्रियंका, अमृता गिरी, अमृता, अंजलि, खुशी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्र। चलिए उषा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हम लोग जो जो टॉपिक समझने वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनसीएफ 2005। अब इसको समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी जो है मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक चीज तो आप समझ गए, अब इसको समझिएगा। देखिएगा अब समझिएगा, एनसीएफ का अर्थ होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
2005 अर्थात इसे इंग्लिश में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा तथा एनसीईआरटी द्वारा पूरे भारत के विद्यालय के लिए 2005 ईस्वी में पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया, जिसमें यह बताया गया कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है तथा क्यों पढ़ाना है, एवं साथ ही साथ खेल, पर्यावरण तथा शिक्षकों के कार्यशैली एवं विभिन्न गतिविधियों के बारे में वर्णन किया गया है। समझ गए? ये सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद आपको वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन बहुत जल्द आ जाएगा। आप उसको जो है ऑनलाइन फिर से देख सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन अभी ऐप में नहीं है, लेकिन जब भी आपको कोई वीडियो देखना है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो खत्म हो जाता है, वीडियो रहता है। जो भी क्लास होता है ना उसका वीडियो है, आप जाकर देखिए, कोई भी वीडियो पर क्लिक कीजिएगा वीडियो चलेगा। हाँ, एक डाउनलोड का ऑप्शन का वहाँ प्रॉब्लम आ गया है, उसको ऊपर काम चल रहा है। बहुत जल्द आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर एप्लीकेशन में आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए? रिकॉर्डेड वीडियो सब रहता है, आप जाकर देखिए ना, जो वीडियो आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए, सब दिखेगा आपको। और वो एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए, जब तक आपका ये पूरा साल चलेगा। समझ गए? देखिए यहां पर एनसीएफ का अर्थ होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रेखा 2005, अर्थात इसे इंग्लिश में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा तथा एनसीईआरटी द्वारा पूरे भारत के विद्यालय के लिए 2005 ईस्वी में पाठ्यचर्या का निर्माण करवाया गया, जिसमें यह बताया गया कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। समझ गए? कितना पढ़ाना है तथा क्यों पढ़ाना है, एवं साथ ही साथ खेल, पर्यावरण तथा शिक्षकों के कार्यशैली एवं विभिन्न गतिविधियों के बारे में वर्णन किया गया है। यह आपका जो है क्या है, एक जो है कैरिकुलम का स्ट्रक्चर है, जो कि भारत सरकार के द्वारा जो है तय किया गया और पूरे भारत देश में जो है इसे लागू किया गया है। अब हम यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या हुआ, जो एनसीएफ का निर्माण हुआ उसमें जो है 5 जो है मुख्य बेसिक बातों के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला गया, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, जी हाँ, एनसीएफ के मुख्य जो है सिद्धांत की बात करेंगे कि आखिरकार ये सिद्धांत जो है क्या दिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, तो आप लोग का कमेंट रुका हुआ है, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
बताइए, कमेंट कीजिए एक बार आप लोग। आप लोगों का कमेंट रुका हुआ है, ऐसा क्यों? जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, आना शुरू हो गया जी सर। चलिए, मेरी बात समझ में आ रहा है? आ गया कमेंट, कोई बात नहीं है, आ रहा है। जया कुमारी, देखिए आप लिखिएगा एनसीएफ के मुख्य सिद्धांत निम्न है। अब यहां पर लिख लीजिएगा स्कूली शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना। शिक्षा बिना बोझ का। उसके बाद लिखिएगा शिक्षा बिना बोझ का, साथ ही साथ रटंत रटंत प्रणाली को खत्म करना। परीक्षा अधिक लचीला होना। समझ गए? ये सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, कि स्कूली शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना, शिक्षा बिना बोझ के, याद करने तथा रटंत प्रणाली को खत्म करना, परीक्षा जो है मेरे प्यारे बच्चे लचीला होना चाहिए, साथ ही साथ जो है शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा बाल केंद्रित, बाल केंद्रित देने की बात कही गई। शिक्षा बाल केंद्रित देने की बात कही गई, यानी बाल केंद्रित कहने का मतलब है कि बालक के अकॉर्डिंग देने की बात कही गई। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, आप लिखिएगा मातृभाषा का महत्व, मातृभाषा का महत्व देना तथा शिक्षा देना। समझ गए? ये सारे पॉइंट को आप लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा पर जोर देने की बात की गई, समावेशी शिक्षा का महत्व दिया गया, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, ओ बाबू अच्छा कमेंट नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हमें लगा कि कमेंट रुक गया क्या, इसीलिए थोड़ा हम डर गए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये एनसीएफ के मुख्य सिद्धांत की बात करेंगे, तो एनसीएफ का ये मुख्य सिद्धांत है जहां पर बोला गया कि स्कूली शिक्षा को क्या किया जाए, बाहरी दुनिया से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाए, साथ ही साथ शिक्षा बिना बोझ का, यानी शिक्षा देने के लिए हमको वास्ता की आवश्यकता नहीं है, हमको तरह तरह के एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है मेरे प्यारे बच्चे रटन मतलब याद करने तथा रटंत प्रणाली को खत्म करने की बात कही गई। उसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चे परीक्षा जो है लचीला होना चाहिए, परीक्षा जो है जटिल ना होकर लचीला किया जाए। साथ ही साथ जो है शिक्षा जो है बाल केंद्रित देने की बात कही गई, यानी शिक्षा ऐसी दे बच्चों के अकॉर्डिंग दे, बच्चों के मन के अकॉर्डिंग दे। इसके ऊपर जो है जोर दिया गया मातृभाषा को, मातृभाषा का महत्व दिया गया कि हमें जो है बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, तो मातृभाषा में देना है। साथ ही साथ जो है समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा कहने का मतलब है कि हमको सारे वर्ग के बच्चों को शामिल करके एक साथ शिक्षा देना है और बेहतर शिक्षा देना है। ये क्या है आपका एनसीएफ के मुख्य सिद्धांत है। अब हम लोग जो है, जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल इस पेपर के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दो चीजों को याद रखिएगा, ये वाला चीज याद रखिएगा पूरा और ये वाला चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या जानेंगे, एनसीएफ के अनुसार हिंदी भाषा के संदर्भ में, यानी कि लिखिएगा कि अब यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब जो है हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एनसीएफ में क्या किया, सभी विषय के बारे में बताया गया है। एनसीएफ 2005 के संदर्भ में हिंदी विषय के
संदर्भ में हिंदी भाषा या विषय यानी कि हिंदी भाषा को लेकर एनसीएफ में क्या कहा गया है इसके बारे में समझेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि एनसीएफ 2005 में हिंदी भाषा को लेकर निम्न बातें जो है, समावेशी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे सबको शामिल करके एक साथ शिक्षा देना, एक तरह का शिक्षा देना, ऐसा शिक्षा देना जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। जी हाँ बाबू, बहुत बढ़िया अमृता गिरी। यहां ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कि एनसीएफ 2005 में हिंदी विषय, हिंदी भाषा को लेकर निम्न बातें कही गई, निम्न मुख्य बातें कही गई है जो इस प्रकार है। समझ गए? आप लिखिएगा एनसीएफ 2005 में कहा गया कि बच्चों को, यहां लिखिएगा बच्चों के मातृभाषा को आधार बनाया जाए, बच्चों के मातृभाषा को आधार बनाया जाए, क्षेत्रीय भाषा के महत्व दिया जाए, तीसरा 4 बेसिक कौशल पर आधारित जो है ज्ञान व भाषा का विकास किया जाए, विभिन्न संवाद कार्यक्रम, रंगमंच आदि जैसे अवसर दिया जाए, व्याकरण विधि तथा विभिन्न विधि का प्रयोग किया जाए, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर ये बोला गया कि हम जो है बच्चों को क्या करेंगे, तो बच्चों को जो है मातृभाषा को आधार बनाएंगे, क्षेत्रीय भाषा को महत्व देंगे, फिर 4 बेसिक कौशल पर आधारित ज्ञान व भाषा का विकास किया जाएगा, फिर जो है विभिन्न संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, कार्यक्रम करवाएंगे, रंगमंच का आदि देंगे, अवसर देंगे, जहां बच्चा बोलेगा तो वहां जो है सीखेगा, साथ ही साथ जो है व्याकरण विधि तथा विभिन्न विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि हम बच्चों को क्या कर सके, हिंदी को विकसित कर सके। समझ गए? पठन पाठन कार्यक्रमों से हम लोग करवा सके। तो ये आपका क्या है, एनसीएफ है आपका, जहां पर बोला गया किसको लेकर, तो हिंदी के संदर्भ को लेकर आपको कहा गया। ये बातें समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग कमेंट कीजिए, यहां तक जो है मेरे प्यारे बच्चे आप लोग जवाब दीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? जी हाँ, ये बातें आप समझ गए? ये बातें समझ गए एनसीएफ 2005 के संदर्भ में हिंदी भाषा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आप लिखिएगा इसके बारे में, जैसे लिखिएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार हिंदी के उद्देश्य से, समझ गए? अब यहां लिखिएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार हिंदी के उद्देश्य की बात करेंगे, जहां पर मेन पॉइंट को हम लिखवाएंगे। तो आप लिखिएगा पहला उसका उद्देश्य क्या था, देखिएगा
बच्चों में भाषा के प्रति रुचि विकसित करना। क्या करना? तो बच्चों में भाषा के प्रति रुचि विकसित करना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, भाषा कौशल की क्षमता का विकास करना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, स्वतंत्र रूप से सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने का अवसर देना, ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से क्या कर सके, भाषा को सीख सके, समझ सके। तो ये भी आप लिख सकते हैं। पर्यावरण तथा बाहरी दुनिया से जोड़ना। दुनिया से बच्चों को जोड़ना ताकि भाषा को वो समझ सके। जी हाँ, भाषा के माध्यम से सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए। इसी के साथ ये जो आपका एनसीएफ है 2005 जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क है यह आपका खत्म होगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? ये बातें आप समझ गए? यहां तक आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, ये बातें आपको क्लियर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है हिंदी के उद्देश्य है। अब हम लोग जो है बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में समझेंगे। और इसी के साथ जो है ये पेपर आपका जो F8 है इसका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा। इसका यूनिट 1 क्या हो जाएगा बाबू? समाप्त हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी 10 से 20 मिनट और लगेगा। इस यूनिट को आज कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग कल एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आइए अब यहाँ पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, और क्या लिखेगा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा BCF, यहाँ पर लिखेगा बिहार पाठ्यचर्या की समझ। रूपरेखा 2008। अब इसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद इसके बारे में, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं BCF 2008। अब इसको समझिएगा कि आखिर ये क्या था और इसमें क्या किया गया। मेरे प्यारे बच्चे टेंशन मत लीजिए, 2 पेपर 2 यूनिट और है, बस 2 मतलब पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट उद्देश्य है। बस इसी के साथ ये पेपर आपका मतलब यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। तो आपको परेशान मत होइए, ये खत्म ही कर लीजिए, नहीं तो फिर इसके लिए क्लास एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और बताया जाएगा फिर तो पढ़ाना ही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा इसके बारे में कि बिहार पाठ्यचर्या की सॉरी जी मेरे प्यारे बच्चे, इसके बारे में लिखिएगा बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 का तात्पर्य यह है कि जब एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया तथा
पूरे राज्यों में लागू किया गया, लागू किया गया, तो देखा गया कि उसमें कुछ चीजों को छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है, जिसके बाद बिहार हमारा बहुप्रदेशी मतलब बहुभाषिक राज्य है, जहां विभिन्न भाषा बोली जाती है, विभिन्न भाषा बोली जाती है। तो एनसीएफ 2005 जो है पूरी तरीके से बिहार मतलब पूरी तरीके से बिहार के शिक्षा में, बिहार के शिक्षा में फिट नहीं बैठ पा रही थी, फिट नहीं बैठ पा रही थी, जिसके कारण स्वरूप बिहार ने एनसीएफ 2005 को नजर में रखते हुए सन 2008 में अपने बिहार के संपूर्ण क्षेत्रीय भाषाओं को आधार बनाकर खुद का एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया, जिसका नाम बीसीएफ 2008 यानी बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 रखा गया। समझ गए? ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 का तात्पर्य यह है कि जब एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया तो पूरे राज्यों में लागू किया गया, तो देखा गया कि उसमें कुछ चीजें को छोड़ दिया गया है, यानी जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 बना तो वो पूरे राज्य में लागू हो गया, लेकिन देखा गया कि प्रत्येक राज्यों के अनुसार वो फिट नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि हमारा जो बिहार है यहाँ पर विभिन्न तरीके के भाषा बोली जाती है और उसमें एजुकेशन को लाना थोड़ा कठिन था। वो केवल हिंदी इंग्लिश पर फोकस किया था और मातृभाषा पर फोकस किया था। एनसीएफ जो था वो हमारे बिहार के क्षेत्रीय भाषा पर फोकस नहीं किया था, जिसके कारण स्वरूप क्या हुआ कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे या जो बिहार के अनुसंधान थे, उन्होंने क्या किया कि एनसीएफ 2005 को नजर में रखते हुए क्या किया कि बिहार ने एनसीएफ 2005 को नजर में रखते हुए सन 2008 में अपने बिहार के संपूर्ण क्षेत्रीय भाषाओं को आधार बनाकर खुद का एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया, जिसका नाम बीसीएफ 2008 रखा गया, यानी बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम जो है हो सके तो जितना से जितना क्षेत्रीय भाषा में जो है क्या करे, शिक्षा देने का काम करे। आप इसका लिखिएगा कि बिहार ने जो बनाया, समझ गए, यानी बीसीएफ 2008 का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चे यह था कि जितना हो सके हम बिहार के बच्चों को उनके
क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का काम करे, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का काम करे। क्लियर है? ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ये बातें आप समझ लीजिएगा, ये उसका मुख्य उद्देश्य था, ये बातें आप समझ लीजिएगा। यहां तक मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है? यहां तक मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है कि आखिरकार बिहार जो रूपरेखा है यह क्या है। अब आपका एक लास्ट पॉइंट बचता है, ये बातें आप लिख लीजिए थोड़ा सा। अब एक लास्ट पॉइंट जो है बचता है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपका पेपर है, यानी कि यह जो आपका पेपर आपका F8 है जिसका यूनिट 1 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये चीजें को आप देख लीजिए, और लास्ट पॉइंट है तो इसके बारे में हम समझते हैं। जी हाँ, चलिए अब हम लोग यहां पर अपने लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, और लास्ट पॉइंट लिखिएगा BCF 2008 के अनुसार हिंदी के उद्देश्य से। 8 के अनुसार हिंदी के उद्देश्य से। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसको बनाकर आप लिख लीजिएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया, क्लियर है अमृता गिरी, अंजलि। जी हाँ, आप इसमें लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, BCF में जो है बहुत सारी बातें कही गई। बोला गया कि बच्चों के स्थानीय बोली से हिंदी सिखाया जाए, यानी कि इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में हिंदी सिखाया जाए, हिंदी सिखाया जाए उनकी क्षेत्रीय भाषा में। दूसरी बात यहां पर कहा गया मेरे प्यारे बच्चे, भाषा को उनके जीवन के अनुभव से जोड़ा जाए। तीसरी बात कहा गया, मातृभाषा को महत्व दिया जाए। समझ गए? मातृभाषा को क्या किया जाए? महत्व दिया जाए। चौथा पॉइंट आप मेरे प्यारे बच्चे लिखिएगा, सृजनात्मक लेखन तथा कार्य पर सृजनात्मक लेखन तथा कार्यों का अवसर दिया जाए, अवसर दिया जाए। भाषा के माध्यम से समझ तथा सोच को विकसित किया जाए। फिर आप लिखिएगा, बच्चों को समावेशी शिक्षा तथा बाल केंद्रित शिक्षा दिया जाए। ये सारी बातें आप यहां पर लिख लीजिएगा। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, आपका ये जो पेपर है आपका F8 जिसका यूनिट 1 आपका जो है आज समाप्त होता है, और आज की क्लास हम आपको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जब हम आएंगे तो कल हम आपको बताएंगे कि जो आपका पेपर इसके आगे है F9, जिसमें आप लोगों को अंग्रेजी विषय के बारे में जानना और पढ़ना है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, और फिर हम आगे धीरे धीरे करते हुए बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों को समझिए और मेरी बातों को समझते हुए आगे बढ़िए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास को हम मेरे प्यारे बच्चे यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, आपको पूरी मदद की जाएगी।
इसका पीडीएफ भी आपको जो है बहुत जल्द मिल जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सेंड करवा देता हूं। जी हाँ, मैं यहां पर क्या करता हूं, ये पेपर आपका 8 है, ये बोर्ड पीडीएफ मैं आपको सेंड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ बाबू, जब आपका F12 तक हम पहुंच जाएंगे ना, यूनिट 1, तो उसके बाद पेपर वाइज आपको पढ़ा देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। उसके बाद हम आपको पेपर वाइज पढ़ा देंगे। ऐसे आपका मेरा उद्देश्य रहता है कि हम आपको यूनिट वाइज पढ़ाएं। पेपर 1 का यूनिट हो गया, पेपर 2 का हो गया, उसी प्रकार फिर हम पेपर 2 के यूनिट 2 की तरफ चलेंगे, तो वैसे आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, हम आपका पहले 12 पेपर तक यूनिट 1 पढ़ा देते हैं और फिर हम उसके बाद पेपर वाइज ही पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।